हेलो दोस्तों। इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग 23 से 29 अक्टूबर के बीच के महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। मेरा नाम है अभिषेक। बिहार आईक्यू पे आप सभी का स्वागत है। हेलो दोस्तों, इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग 23 से 29 अक्टूबर के बीच के महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। मेरा नाम है अभिषेक। बिहार आईक्यू पे आप सभी का स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग लास्ट में पूछे गए कुछ सवाल से। जैसे पहला सवाल था, देश के सबसे शक्तिशाली इंजन बिहार के किस जिले में बनाया गया है? इसका सही जवाब दिया है अमन और निशा कुमारी दोनों ने। ये मधेपुरा में बनाया गया है। 12,000 हॉर्स पावर का एसी इलेक्ट्रिक इंजन है। सवाल नंबर दूसरा था, ग्लोबल मिनिमम टैक्स रेट जो कितनी तय की गई थी? तो वो तय की गई है 15%, और वो भी ओईसीडी के द्वारा। ठीक है, ताकि आप वर्ल्ड में कहीं भी जाके कोई कंपनी खोलते हो तो टैक्स से नहीं बच पाओगे। ठीक है ना, तो मिनिमम 15% टैक्स तो देना ही पड़ेगा। गंगा जल उद्भव योजना बिहार के किन जिलों में लाई गई है? तो ये गया, राजगीर, नवादा, बोध गया, इन चार जगहों के लिए लाई गई है। तो ये सही जवाब दिया है। आप लोग भी जवाब को दीजिए, और डिटेल से जवाब देंगे तो और चीज़ जानने को मिलेंगे आपको। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं बिहार के न्यूज़ के साथ, जिसमें पहला तो आपको न्यूज़ दिख रहा होगा कि 112 नंबर, ये डायल 112 करके एक स्कीम लाई जा रही है बिहार में, जिसमें अगर आप इस पे डायल करेंगे तो तुरंत आपको आपातकाल सेवा मिलेगी। जैसे कोई आप कहीं फंस गए हो, या फिर कोई किसी ने हमला कर दिया आप पे, तो इसका फ़ोन करके आप लोग तुरंत पुलिस को बुला सकते हो। तो आप देख सकते हो कि इसमें 112 में जो महिला पुलिसकर्मी अहम भूमिका निभाएंगी। ठीक है, जब भी कॉल करोगे तो ये यही फ़ोन उठाएंगी, और आपको जो पास के थाना होगा वहाँ पे आपको इन्फॉर्म करके आपको जल्दी से जल्दी कार्रवाई करने का ये ऑप्शन मिलेगा है ना, इनके थ्रू। इसमें महिलाओं का काफ़ी ज़्यादा अहम किरदार निभाया गया है। तो एक्चुअली ये दिख रहा है आपको कि ये पटना में कंट्रोल और कमांड सेंटर बनाया जाएगा। जो ये जो 112 वाला जो डायल 112 करके जो आ रहा है स्कीम, उसके तहत तो मेन ऑफिस रहेगा पटना में। इसमें इंस्पेक्टर तक के सभी पोस्ट वाले लोग रहेंगे। एसआई भी रहेंगे, इंस्पेक्टर भी रहेंगे, ताकि चीज़ों को जल्दी से जल्दी एग्जीक्यूट किया जा सके, और घटना स्थल पे सबसे नज़दीक मौजूद डायल 112 की गाड़ी वहाँ रवाना करेंगे। तो इसमें सारे का सारा किरदार आप देख रहे हो कि विमेन के साथ साथ एसआई और इंस्पेक्टर भी रहेंगे, और वो भी मैक्सिमम विमेन्स ही रहेंगी। ठीक है, और अगर मामला ज़्यादा गंभीर होता है तो इसकी जानकारी डीएसपी, एसपी समेत अद अलावा उसके अलावा जो होगा ना, फायर ब्रिगेड और अधिक एजेंसी, मान लो कोई भी घटना होती है, किसी तरह की घटना होती है, तो उसे संबंधित जो जो ग्रुप होता है उस पे इन्फॉर्म करके आपको जल्दी से जल्दी उसका निवारण करवाया जाएगा। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है कि ऐसा चीज़ हमने मूवी में ही देखा है कि जहाँ पे तुरंत फ़ोन करो और पुलिस पहुँच जाती है घटनास्थल पे। तो इसके लिए भी देखो कि 315 पद ही बनाए गए हैं, तो भविष्य में चल के इसको और भी बढ़ाया जाएगा, जिससे जैसे इसकी चीज़ है आपको फैलती हुई दिखेंगी अधिक संख्या में। फिलहाल तो इस जो ये जो ग्रुप बनाया गया है उसमें 40 एज से ज़्यादा के ऊपर के लोग नहीं रहेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें एक्टिव लोगों की ज़रूरत है, तो 40 से कम एज के ही लोग आपको देखने को मिलेंगे। तो जो भी पुलिसकर्मी अगर इसमें आवेदन करना चाहते हैं तो 5 नवंबर का डेट दिया गया है, इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो बिहार पुलिस की बात की जा रही है, तो आप देखेंगे कि बिहार पुलिस जो है उसमें अभी मतलब 2017 तक 77,000 पर्सनल काम कर रहे हैं, बट होने कितने चाहिए थे? आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 1,11,000 के करीब इसमें वैकेंसीज हैं, तो बहुत कुछ खाली भी है। उसको फिल करना चाहिए बिहार सरकार को। हेडक्वार्टर सरदार सरदार पटेल भवन है, जो बेली रोड पटना में पड़ता है। इसको फाउंड किया गया था 1935 में। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ बिहार एक्ट भी आया था, है ना, आरबीआई जो बना था। वो भी चीज़ आप याद रखेंगे लिंक करके। तो इसके जो अभी आईपीएस हैं, वो डीजीपी हैं अभी जो बिहार के, वो एस के सिंघल हैं। और जो एनुअल बजट आता है 10,021 करोड़ का आता है, जिसको 1.3 बिलियन डॉलर में भी एस्टिमेट किया जाता है 2021 के लिए। और ये गाड़ी दी जाती है जिप्सी, और नीतीश कुमार इसके हेड है। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें बताया गया है कि भागलपुर में पहली सब्जी हाट खोली गई है। जो पहली जैविक उत्पाद हाट भागलपुर में जो खोली गई है, इसमें जितने भी आस पड़ोस के जो जैविक उत्पाद होंगे ना, वहाँ से वो चीज़ को एक्सपोर्ट मतलब आगे अलग राज्यों में भेजा जाएगा। तो बिहार के जो कृषि मंत्री हैं वो अमरिंदर प्रताप सिंह, यहाँ फोटो आप देख सकते हो। और बात की जा रही है भागलपुर की, तो भागलपुर के एक तरफ तो बंगाली पड़ेगा, दूसरी तरफ आपको देखो कटिहार है, पूर्णिया है, मधेपुरा है, खगड़िया है, मुंगेर है और बांका है। और ये भागलपुर जो पड़ता है, ये भागलपुर डिवीजन में ही पड़ता है, जिसमें दो डिस्ट्रिक्ट आते हैं, भागलपुर और बांका। तो देखो ऐसा इसलिए किया जा रहा है तो ताकि हमारे बिहार में जो जो फार्मर्स हैं, जो कि बहुत सारी चीज़ें उगाते हैं, उनको
अधिक दाम पे बेचा जा सके, तो बेचने के लिए कुछ ना कुछ मार्केट चाहिए, सेटअप चाहिए, तो उस सेटअप को ही बनाने के लिए उपाय की जा रही है यहाँ पे। तो जैविक कॉरिडोर जो बनाया जा रहा है, एक्चुअली मैप मैं पूरा डाल दूंगा पीडीएफ में, सही तरीके से आपको यहाँ पे दिख जाएगा। फिलहाल मैं बता देता हूँ कि सब्जी और जो मध होता है, मधु, उसको बाजार में उपलब्ध कराने का मेन यहाँ पे फंड रखा गया है। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी बहुत सारी जो है, जो जैसे आप देखोगे कि कॉरपोरेट वेज फेड्स है, ई कॉमर्स कंपनियां हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं जिसके तहत वो टाई अप करके इसको बाहर एक्सपोर्ट किया जाएगा, अलग स्टेट्स में किया जाएगा। अब बात आती है कि बिहार में जो जैविक उत्पाद है, उनको अलग स्टेट में बेचने के लिए या फिर बहुत दूर तक पहुंचाने के लिए, ताकि फार्मर्स को फायदा हो, इसके तहत बहुत सारे जीआई टैक्स भी दिया गया है। बहुत सारी चीज़ों में जीआई टैक्स दिया गया है। आप देखोगे हैंडीक्राफ्ट में दिया गया है, एग्रीकल्चर में दिया गया है, फूड स्टॉक में दिया गया है। तो हैंडीक्राफ्ट में तो बहुत सारे दिए गए हैं, जैसे मधुबनी पेंटिंग हो गया, एप्लिक, जैसे खटवा वर्क ऑफ बिहार होता है, सुजनी एम्ब्रॉयडरी होता है, सिक्की ग्रास प्रोडक्ट होता है, भागलपुर का सिल्क है, उसको भी मिल चुका है जीआई प्रोडक्ट। खतवा बिहार ऑफ, ये तो लोगो है, लोगो इसको मिला हैंडीक्राफ्ट को यहाँ पे, ये वर्क के लिए मिला है। सिक्की ग्लास प्रोडक्ट का यहाँ लोगो लोगो के लिए मिला है, यहाँ वर्क के लिए मिला है। तो वर्क और लोगो दोनों अलग अलग चीज़ें आप देखोगे। फिर एग्रीकल्चर में देखोगे कि भागलपुर का जर्दालू आम जो होता है, कटनी राइस, ये भी एग्रीकल्चर में मिला है। मगही पान को मिला है, और शाही लीची मुजफ्फरपुर का जो होता है उसको भी मिला है। सिलाव खाजा भी है, ये फूड स्टॉक में आता है। तो ये सारी चीज़ें आप एक बार देखोगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ कहा जा रहा है कि बिहार में एड्स को पूरी तरह समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है 2030 तक, जो कि बिल्कुल एकदम मैच कर रहा है हमारे इंडिया के एम से। इंडिया का भी विजन है 190 कंट्री के साथ कि हमें यूएन के साथ मिल करके एड्स को 2030 तक खत्म करना है। तो बिहार के जो हेल्थ मिनिस्टर है मंगल पांडे हैं, और जो कैबिनेट मिनिस्टर है यूनियन, जो संसद में बैठते हैं, वो है मनसुख मांडविया। तो फोटो आप यहाँ पे दोनों का देख सकते हो, ये है मनसुख मांडविया और ये है मंगल पांडे। ठीक है, ये बिहार के हैं हेल्थ मिनिस्टर और ये है यूनियन हेल्थ मिनिस्टर। तो यही पूरा न्यूज़ आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, डिटेल्स में मैंने डाल दिया है। अब देखिए बिहार में शिशु मृत्यु दर, अब देखो ये चाइल्ड जो मोर्टेलिटी रेट है ना, ये न्यूज़ बीपीएससी में बहुत बार पूछा गया है घुमा फिरा के। तो मैंने इसको यहाँ पे डाल दिया है। आप देखोगे कि प्रति हजार जो जीवित बच्चे जन्म लेते हैं, उसमें 29 बच्चों की मृत्यु होती है। पहले ज़्यादा हुआ करता था, आप यहाँ पे डाटा देख सकते हो। पहले ये एक्चुअली 30 जो है ना, हाँ 29 तो बिहार का है, जो कि एक कम है भारत के औसत से। ठीक है ना। तो भारत का औसत कितना है, तो प्रति हजार में 30 बच्चों की मृत्यु भारत में ऑल ओवर एवरेज देखा जाए तो पूरे स्टेट्स को मिला के तो होता है, जबकि बिहार में ये संख्या 29 ही है। तो याद रखना है कि 1000 बच्चों पर 29 बच्चों की मृत्यु होती है, बाकी बच्चे जीवित रहते हैं। तो ये आंकड़े हैं। ठीक है। तो सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे ने इस आंकड़ों को प्रस्तुत किया है। और पहले ये 2017 में देखोगे कि बिहार में 35 थी, मतलब 1000 बच्चों पे 35 बच्चों की मृत्यु हो जाती थी। 18 में 32 हुई, अब जा करके ये कितनी हो गई है, 29 हो गई है। तो ये बात आप याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। तो यहाँ बात की जा रही थी शिशु मृत्यु दर के बारे में, तो और भी बहुत सारे रेट्स हैं, दर हैं, उनको भी देख लेते हैं बिहार के बारे में, जो कि 2011 के सेंसस से लिया गया है। जैसे डेकेडल ग्रोथ रेट 2001 से 11 के बीच कितना ग्रोथ किया है बिहार, तो 25.4% किया है। लिटरेसी रेट कितनी है बिहार की, तो 61.8% है। मेल की है 71.2% और फीमेल की है 51.5%। दोनों के आप बीच में देख सकते हो, दोनों में फर्क है 20 का ना। तो 10 के आसपास, अगर फीमेल से 10 बढ़ाओ तो ये मिलेगा, और मेल से 10 घटाओ तो ये मिलेगा। तो बीच वाला याद रखो, 10 घटा बढ़ा करके मेल का और 10 घटा करके फीमेल का निकाल लेना। तो लिटरेसी रेट है 61.8%। डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट डेकेडल ग्रोथ रेट, मतलब दशक में, एक दशक में 10 साल में सबसे हाईएस्ट ग्रोथ किसने किया है, तो वो है मधेपुरा 31.12% के साथ। और लोएस्ट ग्रोथ किसने किया है, तो वो है गोपालगंज 19.02% के साथ। डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट लिटरेसी रेट है रोहतास 73.4%, यहाँ के लोग पढ़े लिखे हैं। और लोएस्ट लिटरेसी रेट है पूर्णिया की, जो 51.1% है। तो ये सारा डाटा आप देख सकते हो। अच्छा, तो अब बात आ रही है कि हाँ, इस चीज़ को हम मैप में भी एक बार देख लेते हैं ताकि चीज़ें क्लियर हो जाए। जैसे बात की जा रही है मधेपुरा की, जो हाईएस्ट ग्रोथ रेट है, और लोवेस्ट ग्रोथ रेट है गोपालगंज का, तो मधेपुरा आपको यहाँ पे दिखेगा, देख रहे हो। ये पूरा कोसी डिवीजन है, कोसी डिवीजन है। सहरसा का पुराना नाम कोसी था। तो कोसी डिवीजन पड़ता है मधेपुरा, जिसका ग्रोथ रेट काफ़ी हाई है, 31.12%। मतलब 10 साल में बहुत ज़्यादा ग्रोथ किया है यहाँ के लोगों ने। पॉपुलेशन की ग्रोथ की बात की जा रही है। ठीक है। और लोवेस्ट ग्रोथ है गोपालगंज का। गोपालगंज पड़ेगा आपको यहाँ पे, ये पड़ता है आपका सारण डिवीजन में। ठीक है, गोपालगंज यहाँ। मधेपुरा हाईएस्ट है और गोपालगंज मिनिमम ग्रोथ रेट है पॉपुलेशन वाइज।
तो आप देखोगे यहाँ से लिंक कर सकते हैं, जैसे लिटरेसी रेट के बारे में, तो लिटरेसी सबसे अधिक कहाँ की है? रोहतास की है, और कम है पूर्णिया की। देखो, रोहतास यहाँ पे सबसे अधिक लिटरेसी रेट है और पूर्णिया का सबसे कम है ना? तो कैसे रिलेट करेंगे? तो जहाँ पॉपुलेशन अधिक होता है वहाँ पे पढ़ाई लिखाई में ध्यान तो लोगों का कम ही जाता है, देखते होगे। तो इसलिए याद रख सकते हो कि मधेपुरा का पॉपुलेशन ग्रोथ काफी ज्यादा है, तो पूर्णिया का लिटरेसी रेट काफी कम है ना? पूर्णिया का 51.1% है। और गोपालगंज का ग्रोथ रेट कम है तो रोहतास का ज्यादा है। ऐसे करके आप इन चीजों को लिंक कर सकते हैं। तो ये रहा आपका ग्रोथ रेट के बारे में और लिटरेसी रेट्स के बारे में और शिशु मृत्यु दर के बारे में, जिसे अंग्रेजी में चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अभी अभी आपको पता होगा कि पंचायत का इलेक्शन चल रहा है। तो ये पंचायत का इलेक्शन जो एग्जाम में आने वाली चीजें हैं वो क्या क्या है, कि किस आर्टिकल के तहत ये पंचायत आता है? तो आर्टिकल 243 के तहत आता है। ठीक है, पार्ट 9 में आता है। तो कैसे याद रखेंगे? देखो ना, पार्ट 9 है ना, और आर्टिकल 243 है। 243 को ऐड करोगे ना, 4 2 6 और 3 9, तो 9 बनता है। तो ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। तो 243 आर्टिकल में ही जो सी का 5 है ना, वो कहता है कि विलेज पंचायत में एक चेयरपर्सन होना चाहिए जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इलेक्टेड हो स्टेट द्वारा। और 243 के सी पार्ट में 5 का बी कहता है, ये ए है 5 का और ये 5 का बी है, कि एक चेयरपर्सन होना चाहिए इंटरमीडिएट एंड डिस्ट्रिक्ट पंचायत में जो कि डायरेक्टली इलेक्टेड हो लोगों द्वारा। ठीक है, तो अब देखो, पंचायत का इलेक्शन कौन कराता है? तो बिहार के जो चीफ इलेक्शन ऑफिसर है, ये कराते हैं। इनका नाम है श्री HR श्रीनिवासा। तो ये कराते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वोटर ऑफ इंडिया, अब वोट की बात की जा रही है, तो इंडिया में सबसे पहले व्यक्ति कौन है जिसने वोट किया है? तो वो श्याम शरण नेगी। यहाँ मैंने उनके बारे में एक मुझे आर्टिकल दिखा, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया है। ये हिमाचल प्रदेश से किन्नौर जिले से बिलोंग करते हैं। ठीक है, और सबसे पहले जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो इंडिया के थे वो थे सुकुमार सेन। और जो हमारे भारत के अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनका नाम आप प्लीज बताइए कमेंट बॉक्स में कौन है फिलहाल में। और ये मैंने बिहार का तो बता ही दिया। अब देखो कि जो चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होता है वो कहाँ कहाँ का इलेक्शन कराता है? तो पार्लियामेंट का सारा इलेक्शन कराएगा, जैसे लोकसभा राज्यसभा हो गया। उसके बाद राष्ट्रपति का कराएगा। उसके बाद हमारे बिहार में राज्यसभा और सॉरी विधानसभा विधान परिषद का भी कराता है वही। लेकिन उसके नीचे जो पंचायत हो गया, म्यूनसिपालिटी हो गया, उसका इलेक्शन कौन कराएगा? तो वो कराएंगे चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ऑफ स्टेट्स। ठीक है, वो है हमारे बिहार के HR श्रीनिवास। ये चीज़ों को आप याद रखेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट इस बार इसलिए हो जा रहा है क्योंकि देश में पहली बार बायोमेट्रिक का यूज हुआ है यहाँ एप्लीकेशन कराने के लिए। ठीक है ना, जिसे बोलते हैं ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, OCR, इसका यूज किया गया है, जिसके तहत आप कैमरे से ही देख सकते हैं कि किसको वोट दिया जा रहा है। EVM को सीधे कैमरे के माध्यम से देखा जा सकता है, यहाँ पे पेपर में भी लिखा हुआ है। ठीक है, और डिजिटली एक्चुअली पहले क्या था कि गिनना पड़ता था किसको कितना वोट मिला। अब है कि डिजिटली जितना पड़ता है वोट आपको मालूम चल जाएगा कितना वोट, तुरंत, देर भी नहीं लगेगा इसमें, एक दिन के अंदर सारी चीज़ें निकल के सामने आ जाती है। तो मैंने सारी चीज़ें यहाँ बता दी हैं कि पहले जो हमारे इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया जो थे, इंडिया के इलेक्शन कमिश्नर, वो है सुकुमार सेन। और अभी कौन है आपको उसका नाम बताना है। सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये बात की जा रही है ट्रांसपोर्ट सेक्शन से, जिसमें मुंगेर से जमालपुर के बीच सुरंग पर मालगाड़ी का ट्रायल हुआ है। मतलब ये सुरंग नया नया बना है, उस मालगाड़ी को गुजारा किया है। तो ये ऑस्ट्रेलियन तकनीक से बनाई गई है। हो सकता है एग्जाम में पूछ ले कि जो मुंगेर से जमालपुर के बीच जो सुरंग बनी है वो किस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है? तो वो है ऑस्ट्रेलियन टेक्नोलॉजी के बेस्ड है। तो दिसंबर से स्टार्ट हो जाएंगी ये सुरंग, और किऊल से मालदा के बीच की लाइन को वो 2 किलोमीटर सिंगल लाइन जो था पहले उसको अब जो सिंगल लाइन था उसको अब कनेक्ट करने की बात की जा रही है। ठीक है, इसके हेल्प से। तो अब बात करते हैं एग्जाम पर्पज से कि जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं हमारे बिहार के वो क्या है, तो कौन है? तो श्रीमती शीला कुमारी। ये फोटो आप देख सकते हैं। और यूनियन मिनिस्टर कौन है? नितिन गडकरी। यहाँ पे आप फोटो देख सकते हैं। ठीक है, अब बात की जा रही है यहाँ मुंगेर की ना, तो मुंगेर अगेन आप यहाँ देख सकते हो, ये मुंगेर डिवीजन में ही पड़ता है। इसके चारों तरफ के डिस्ट्रिक्ट को आप ध्यान से देख लो। ऊपर खगड़िया, इधर बेगूसराय, इधर लखीसराय, जमुई, बांका और भागलपुर। ये चारों मुंगेर से चारों तरफ मुंगेर के पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो ये दोनों न्यूज़ कोरोना के बारे में है कि भागलपुर जो ट्रिपल आईटी वहाँ पे कॉलेज है उसने कोरोना के जांच के लिए एक सॉफ्टवेयर को बनाया गया है जिसका मंजूरी मिल चुका है ICMR के द्वारा। ठीक है, तो अब दूसरा जो न्यूज़ है कि IIT जो पटना है वहाँ के छात्र ने कोरोना को नष्ट करने का एक मशीन बनाया है, जहाँ से आप पास होंगे ना तो वो आपके जितने भी जो शरीर पे लगे होते रहते हैं, पूरा डस्ट लगा रहता है ऊपर, बैक्टीरिया वायरस लगे होते हैं, उनको ये
ख़त्म करेगा। लेकिन ये साफ़ करता है गर्दन से नीचे के पार्ट को ही, गर्दन के ऊपर वाले पार्ट को आपको खुद से देखना पड़ेगा। और यहाँ पे सारी चीज़ें दिखाई गई हैं, तो पहले मैं बताता हूँ कि ट्रिपल आईटी के बारे में। ये जो सॉफ्टवेयर इजाद किया है इन्होंने, वो एक मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है कि देखोगे आप कि देश के सभी अस्पतालों में इसकी अनुमति मिल जाएगी, क्योंकि इसका यूज़ ट्रायल हो चुका है। जैसे पटना एम्स में राम मनोहर लोहिया जो दिल्ली में है, 2-2 बार ट्रायल किया जा चुका है और रिजल्ट भी अच्छा खासा 100% रिजल्ट आया है, 100% रिजल्ट आया है। ठीक है। और जो ट्रिपल आईटी भागलपुर है, इसके जो प्रोफेसर हैं, निदेशक डायरेक्टर हैं प्रोफेसर अरविंद चौबे, इसकी इनकी देख रेख में ही ये बनाया गया है। ठीक है, 2020 में ही काम शुरू किया गया था इस पे, जब कोरोना का पहला वेव आया था। और ये 1 सेकंड में ही पता चल पाएगा कि लगा लेगा कि कोरोना है कि नहीं किसी मरीज को। और इसके साथ साथ, क्योंकि कोरोना आपको पता होगा फेफड़े को इफेक्ट करता है, इसके साथ साथ ये आपके फेफड़े और चेस्ट रिलेटेड जितने भी बीमारियां हैं उसका ही पता लगा सकती है। तो बहुत बढ़िया ये चीज़ सॉफ्टवेयर माना जाता है भागलपुर द्वारा। और आईआईटी पटना के छात्र जो हैं, वो अपने इंक्यूबेशन सेंटर में डिसइंफेक्टेंट मशीन को बनाया है जो गर्दन के नीचे वाले पार्ट को साफ करती है, डिसइंफेक्ट करती है, और इसका कोई नकारात्मक प्रभाव भी नहीं पड़ने वाला है। ये मशीन 2 से 3 सेकेंड में इंसान के शरीर को डिसइंफेक्ट कर देगी। आगे नहीं, ये 2 से 3 सेकेंड में कर दे रही है और ये 1 सेकेंड में ही कर दे रही है। तो 1, 2, 3 ऐसे करके आप याद रख लो, एक ये और 2, 3 सेकेंड में ये। तो आईआईटी पटना के जो डायरेक्टर है वो है त्रिलोकीनाथ। ये सब कुछ न्यूज़ेस हैं, ये सब कुछ आपको ऐसी चीज़ें हैं कि जो एग्जाम में कभी भी पूछ सकते हैं घुमा फिरा के। तो अभी भी जो ये आईआईटी पटना का जो मशीन है, वो अभी अभी पटना एम्स में ट्रायल के तौर पे लगाया गया है, ताकि और भी चीज़ें पता चल पाए, चेक हो पाए। आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा रिवर्स के बारे में भी देख लेते हैं ताकि चीज़ें दिमाग में रहे। मैंने बताया था ऊपर जीजी, घाघरा गंडक, फिर बीबी, बूढ़ी गंडक और बागमती, फिर केके, कमला कोसी, फिर महानंदा। और साउथ में जो गंगा रिवर है उसके साउथ में जाएंगे तो कर्मनाशा, सोन, पुनपुन, फल्गु, क्यूल और अजय, ये सारी नदियां हैं। मोटा मोटी आप इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं बिहार के बारे में। अभी भी मैंने 9 डिवीजन को यहाँ पे दिखा दिया है, और थर्ड लार्जेस्ट स्टेट बाय पॉपुलेशन बहुत बार डिस्कस किया है, तो हो सकता है आपको अब याद हो गया हो पूरी चीज़ें। तो ऐसे ही हम याद करेंगे जब तक पूरी चीज़ें याद ना हो जाए। 12th लार्जेस्ट बाई टेरिटरी, कितना है एरिया इसका, तो 94,163 स्क्वायर किलोमीटर। और वर्ल्ड फोर्थ मोस्ट पॉपुलस सब नेशनल एंटिटी है। इसका जो ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी और उर्दू है। फॉरेस्ट रिजर्व जो एरिया है 7.27% ऑफ जोग्राफिकल एरिया ऑफ बिहार है। और जो ईस्ट टू वेस्ट लेंथ है इसका 483 किलोमीटर है, और नॉर्थ टू साउथ है 345 किलोमीटर। एटीट्यूड 24 डिग्री 20 मिनट से लेकर के 27 डिग्री 31 मिनट तक है। और लॉन्गिट्यूड जो है 83 डिग्री 19 मिनट से लेकर के 88 डिग्री 17 मिनट तक ईस्ट में है। ऐसे ऐसे करके, ठीक है। नेक्स्ट देख लिए, फॉर्म किया गया था 22 मार्च 1912 को, स्टेटहुड मिला था 26 जनवरी 1950 को। अच्छा, ये 22 मार्च को बंगाल अलग हुआ था। उस समय बिहार, झारखंड और उड़ीसा तीनों साथ में थे। उड़ीसा अलग हुआ था 1 अप्रैल 1936 को, और झारखंड अलग हुआ था 2020 में, ठीक है, बिहार से। तो बिहार जाके तब बना प्रॉपर बिहार। सबसे बड़ी सिटी है पटना। डिस्ट्रिक्ट है 30 है, डिवीजन है 9। नीतीश कुमार है यहाँ के सीएम, और गवर्नर है फागू चौहान। 2 डिप्टी सीएम है, रेणु देवी और तारकिशोर प्रसाद। बाई कैमरल है। काउंसिल में 75 सीटें हैं, असेंबली में 243 सीटें हैं। राज्यसभा में 16 सीटें हैं, और लोकसभा में बिहार से 40 सीटें हैं। इसका ठीक डबल 80 सीट लोकसभा में है यूपी से। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि यूपी में जिसकी सरकार हो गई, लोकसभा में सरकार उसी की रहेगी, पीएम वही बनेगा। इसलिए पूरा का पूरा अगर देखा जाए तो बिहार यूपी में जो जीत गया, समझो कि वो उसका सरकार देश में भी बना लिया। आगे है 12 बाई एरिया है, और थर्ड बाई पॉपुलेशन है। सारी चीज़ें तो हैं ही। पर कैपिटा इनकम 46,664 रुपीज़ है। सबसे अधिक प्रॉस्पेरस सिटी पटना है। ये सारी न्यूज़ें हैं बिहार के बारे में। नेक्स्ट देखिए नेशनल न्यूज़ के बारे में कि डीएपी। डीएपी क्या है? डाई अमोनियम फॉस्फेट। ये क्या होता है? इसमें फॉस्फोरस और नाइट्रोजन होता है। फॉस्फोरस की संख्या 46% होती है, नाइट्रोजन होता है 18%। ठीक है। और ये दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला यूरिया, यूरिया के बाद की चीज़ है जो एग्रीकल्चर में फार्मर्स यूज़ करते हैं। और यूरिया में बात की जाए तो यूरिया में कितना नाइट्रोजन होता है, तो 46%। जबकि यहाँ पे डीएपी में नाइट्रोजन है 18%, जबकि 46% फॉस्फोरस है। इसको आप याद रखेंगे। तो अभी भी डीएपी का दाम शायद बढ़ गया है, इस वजह से ये न्यूज़ में ज़्यादा आ गया है। तो डीएपी अभी अभी आपको पता होगा, रबी फसल की काम चल रहा है बुआई का। रबी फसल कब बोया जाता है? देखोगे नंबर में बोया जाता है ना। हार्वेस्ट कब किया जाता है? कटाई छटाई कब होती है? तो मार्च में होती है।
क्रॉप्स कौन कौन से हैं इंपॉर्टेंट, तो वीट है, टोबैको है, ग्राम है, लिंसीड है, मस्टर्ड है, जितने भी ऑयली चीज़ें होती हैं यहाँ पे आती हैं। ठीक है। वैसे ही अगर खरीफ की बात करें तो खरीफ बोया जाता है जून में, जब मानसून आ रहा होता है, ऑनसेट ऑफ मानसून। और कटाई होती है नवंबर के टाइम में, जब मानसून एंड होता है। इंपॉर्टेंट फसल है इसके राइस, मेज, मिलेट्स, कॉटन, जूट, शुगर केन एंड ग्राउंडनट। जायद में आता है आपका अगस्त से सितंबर के बीच होता है, और दिसंबर के टाइम में ये अक्सर हार्वेस्ट किया जाता है इसका। और एक और है इसका टाइम, अच्छा, अगस्त सितंबर भी है, फरवरी मार्च भी है जब ये बोया बोया जाता है। और कटाई होती है दिसंबर जनवरी और अप्रैल मई। अगर फरवरी में बोया गया तो अप्रैल में कटाई होगी, अगस्त में बोया गया दिसंबर में कटाई होगी, ऐसा चीज़ है। इसमें वाटरमेलन है, ककम्बर है, राइस है, मेज है, वेजिटेबल है, मस्टर्ड एंड फ्रूट्स है। तो मैंने तीनों के बारे में बता दिया, इसके मोटा मोटी नॉलेज आपको होना चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, 67 नेशनल फिल्म अवार्ड अभी भी दिया गया है। हाँ, तो इसमें काफ़ी कुछ बताने के लिए है। आप देखोगे कि रजनीकांत साहब को दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया, कंगना को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया। और भी लोग हैं, जैसे आप देखो धनुष को दिया गया असुरन के लिए, और क्वीन के लिए, क्वीन फैशन तनु वेट्स मनु के लिए पहले भी इनको ये जो है कंगना कंगना रनावत को दिया जा चुका है। मणिकर्णिका के लिए इस बार दिया गया है। ठीक है। और यहाँ पे दूसरे दूसरे पेज में मैं दिखा रहा था, ये जितने भी लोग आपको दिख रहे हैं, ये कुछ ना कुछ अवार्ड इनको सबको मिल चुका है। देखोगे कि यहाँ बेस्ट एक्टर का अवार्ड इन दोनों को मिला है, यहाँ मनोज वाजपेयी भी हैं। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड इनको मिला है, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड विजय सेतुपति को मिला है, बहुत फेमस एक्टर है साउथ के ये। हाँ, ये सारे वर्क्स हैं देखो। बेस्ट एक्टर, बेस्ट सिनेमेटोग्राफी दादा साहब फाल्के पुरस्कार रजनीकांत को मिला। तो ये चीज़ें आप देखोगे एक बार, ठीक है। तो पहले बात कर लेते हैं कि जो 67 नेशनल फिल्म अवार्ड है वो है क्या एक्चुअली। तो ये जो फिल्म अवार्ड होता है, दी मोस्ट प्रोमिनेंट फिल्म अवार्ड सेरेमनी इन इंडिया, बहुत ज़्यादा फेमस अवार्ड है, जो कि स्टेब्लिश किया गया था 1954 में। ये बात याद रखेंगे आप। और इसी समय भारत रत्न की भी स्थापना की गई थी। ठीक है। अच्छा, इस अवार्ड को कहाँ दिया जाता है, तो न्यू दिल्ली में दिया जाता है बाई प्रेसिडेंट। और ये कहाँ दिया जाता है, तो विज्ञान भवन है एक, वहाँ पर दिया जाता है। ठीक है। इसका हेडक्वार्टर आप अच्छा ठीक है, उसमें हम आएंगे बाद में। 1973 में जाकर के एक संस्था बनाई गई जो कि इसको देख रेख करने में हेल्प करती है। वो है द इंडियन डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल। हर साल कौन सी फिल्म आनी है, क्या सेटअप होना चाहिए, ये सब चीज़ें डिसाइड की जाती है इसी के द्वारा, जिसकी स्थापना की गई थी 1973 में। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हो। विज्ञान भवन जो न्यू दिल्ली में है, वहाँ पे इसको दिया गया था। ठीक है। मैंने यहाँ पर डाल रखा है। अच्छा हाँ, अब ये जो 1973 में जो बनाया गया था द इंडियन डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल, 1973 में जो बनाया गया था, एक गवर्नमेंट बॉडी है। और इसका हेडक्वार्टर आप देख सकते हो कि सिरी फोर्ट ऑडिटोरियम न्यू दिल्ली में पड़ता है। डायरेक्टर इसके हैं सेंथिल राजन, ये इंपॉर्टेंट है। और ये पड़ता है जिस मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये काम करता है वो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। ये पूरा का पूरा न्यूज़ मैंने दे दिया है नेशनल फिल्म अवार्ड के बारे में। ये पूरे लोग अवार्डी हैं जिनको ये अवार्ड मिला है। नेक्स्ट बढ़ते हैं माउंट मणिपुर। ये अभी अभी नया नाम बनाया गया है माउंट हैरियट नेशनल पार्क का। तो माउंट हैरियट जो नेशनल पार्क है अंडमान निकोबार में, उसका उसका नाम बदल करके माउंट मणिपुर कर दिया गया है बाय द यूनियन मिनिस्टर। अब ये नेशनल पार्क भी है इसी नाम से, तो अब ये नाम चेंज हो जाएगा, माउंट मणिपुर हो जाएगा। और एक और केस सिडिशन, आपको पता होगा कि अभी अभी इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ था। तो पाकिस्तान के मैच जीतने में बहुत लोग सेलिब्रेट किए थे, तो उनको बात की जा रही है कि उनको देशद्रोह का उन पर केस चलाया जाएगा, इस वजह से ये सडिशन न्यूज़ में आ गया है। इसके बारे में जान लेते हैं कि आईपीसी की धारा 124A के तहत जेम्स वॉटसन, ये पहली बार जो थे ना 1870 में, इस चीज़ को आईपीसी में 124A में इसको लाया था कि हाँ ये सडिशन होगा। एक्चुअली इनसे पहले भी 1837 में थॉमस मैकॉले द्वारा इसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया था, लेकिन बीच में जाके इसको बंद किया गया, वापस से जेम्स स्टीफन ने इसको स्टार्ट किया 1870 में। तो आईपीसी 153 क्या कहता है, आईपीसी पता है ना, इंडियन पिनल कोड। ये हमारे सजा दंड संहिता, सजा देने में काम आता है, लेकिन हमारा संविधान जो है वो सजा देने के काम नहीं आता, वो बस बताता है कि कैसे होना चाहिए काम हमारे देश में। आईपीसी की धारा 153A जो है वो बोलती है कि प्रमोटी एनमिटी बिटवीन ग्रुप्स। अगर ऐसा है कि कोई दो ग्रुप्स में कोई लड़ाई लगवा रहा है तो उसकी उस पर भी धारा लगाई जा सकती है कि 153A के तहत, और उसे जेल में डाला जा सकता है।
और सेडिशन में तो नॉन बेलेबल ऑफेंस है, आपको बेल भी नहीं मिलता। तो डेफिनेशन क्या है सेडिशन का कि एन ऑफेंस कमिटेड व्हेन एनी पर्सन बाय वर्ड्स इधर स्पोकन और रिटन और बाय साइन और बाय विजिबल रिप्रेजेंटेशन और अदरवाइज ब्रिंग और अटेम्प्ट टू ब्रिंग इनटू हेट्रेड और कमेंट्स और एक्साइट्स और अटेम्प्ट टू एक्साइट डिसअफेक्शन टुवर्ड द गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ ऑफ इंडिया। पूरा का पूरा कहने का क्या मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा है कि अपने वर्ड्स द्वारा कुछ बोल दिया, कुछ लिख दिया, कुछ ऐसा साइन कर दिया, कुछ इंडिकेट कर दिया, है ना, अपने हाव भाव से, या फिर ऐसा कुछ शो कर दिया विजिबल रिप्रेजेंटेशन, या फिर वो अटेम्प्ट ऐसा कर रहा है कि गवर्नमेंट के खिलाफ ऐसा कुछ सब लोग ये गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ मुहिम चला ले, गवर्नमेंट को ये जो होता नहीं है गवर्नमेंट के खिलाफ स्ट्राइक कर देना, प्रोटेस्ट कर देना, ऐसा कुछ हेट्रेड फैला देना, तो ऐसा कुछ किसी तरीके से भी अगर कोई कर देता है तो वो सेडिशन के तहत काउंट हो जाता है। तो पहली बार केदारनाथ ने केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस आया था 1962 में, जिसने चैलेंज किया था इस सेडिशन को, बट सुप्रीम कोर्ट ने इसे अपहेल्ड कर दिया, मतलब बोला कि हाँ सेडिशन सही है, क्योंकि इंडिया में कई तरह के लोग हैं, है ना, तो अभी इस चीज़ को हटाया नहीं जा सकता, अभी भी इस चीज़ को लागू कर दिया गया है, बरकरार अभी भी बना हुआ है। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, G20 की मीटिंग अभी अभी चल रही है ना। पीएम मोदी रोम गए हुए हैं, बहुत लोगों से मिल रहे हैं। तो 26 सितंबर 1999 को G20 की स्थापना हुई थी, जिसमें 20 ग्रुप्स हैं, 20 मेंबर्स हैं, 19 कंट्रीज हैं और एक जो 20वां है वो है यूरोपियन यूनियन। कितने कंट्रीज हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि इसलिए पूछा गया था इस बार, पिछली बार की G20 में कौन कौन से कंट्रीज हैं, तो नाम इंपॉर्टेंट है। और मैंने उनके प्रेसिडेंट के नाम भी दे रखे हैं यहाँ पे। किंग होते हैं तो प्रेसिडेंट होते हैं, कहीं कहीं चांसलर होते हैं, जैसे जर्मनी में चांसलर होती हैं, फ्रांस में प्रेसिडेंट होते हैं, कनाडा में पीएम होते हैं। तो ये सारे लोग जो प्रतिनिधि करते हैं कंट्री का, वो लोग यहाँ पर है। तो 19 कंट्रीज हैं और एक यूरोपियन यूनियन है, उसको आप देखिएगा। कुछ डिटेल के लिए मैंने यहाँ पर डाल दिया है। डिटेल क्या है कि G20 कंट्रीज में जितने कंट्रीज हैं यहाँ पे तो है ही, G8 में कुछ है यहाँ पे और G7 में कुछ है। जैसे G7 में कौन कौन से हैं, तो कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके एंड यूएस। इसमें अगर रशिया ऐड कर दो G8 हो जाएगा। रशिया को हटा दिया गया था जब जब उसने क्रीमिया पे अटैक किया था। क्रीमिया मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ, ये यहाँ पे है क्रीमिया, ब्लैक ब्लैक सी के पास ये रहा क्रीमिया, है ना, यूक्रेन के नीचे जस्ट। तो उसी वजह से रशिया को 2014 में हटा दिया गया था G8 से, तो कंट्रीज हो गई थी 7, तो इसका नाम पड़ गया G7। और भी बाकी सारे कंट्रीज को हम ऐड कर दें तो हो जाता है G20, है ना। यहाँ पे अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, चाइना, यूरोपियन यूनियन, इंडिया, इंडोनेशिया, मैक्सिको, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया एंड टर्की है। तो इंडिया केवल G20 में है और कहीं नहीं है, इसको आप याद रखेंगे। तो इससे पीएम मोदी भी रोम गए हुए हैं G20 की समिट को, मीटिंग को वहाँ पे ये कर लें, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। कभी कभी ना क्या होता है, कोई वर्ड नहीं मिल पाता बोलने के लिए, खैर आप समझ जाना बातों को। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि सूडान में अभी अभी तख्ता पलट किया गया है, तो पीएम सहित बहुत लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, वहाँ की आर्मी ने गिरफ्तार कर लिया है। ठीक वही हुआ है जो म्यांमार में हुआ था। तो आप यहाँ पे मैप में देख सकते हैं सूडान, यहाँ पे सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है, नीचे डीआरसी है, डेमोक्रेटिक ऑफ रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, यहाँ पे उगांडा, केन्या, यूथोपिया, ऊपर सूडान है। सूडान टूट के साउथ सूडान बना था, है ना, ऊपर सूडान रह गया, नीचे साउथ सूडान रह गया, आप याद रखेंगे इस चीज़ को। तो अब्दुल्ला हमदोक ये नाम था पीएम का, जिनको अभी अभी गिरफ्तार कर लिया गया है और तख्ता पलट की बात की जा रही है, तो पूरे सब लोग सड़क पर उतर गए हैं, इंटरनेट सब कुछ बंद कर दिया गया है। तो सारी चीज़ें हैं, आप याद रखेंगे कि अब्दुल्ला हमदोक जो है वहाँ के पीएम है, जिसको गिरफ्तार किया गया सूडान में। चलिए, खबर आपको पता होना चाहिए, है ना, जो कुछ दुनिया में चल रहा है। अभी अभी न्यू क्वाड बनाया गया है। पहले एक क्वाड था जिसमें इंडिया, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया था। अब एक नया क्वाड बनाया गया है, इंडिया, यूएसए तो है ही, इसराइल और यूएई भी शामिल हो गया है। और ये नया क्वाड जो बनाया गया वो मिडिल ईस्ट के लिए बनाया गया है, ताकि वहाँ पे शांति बनी रहे। इसराइल अभी अभी इसलिए शामिल हो गया है क्योंकि आपको पता होगा यूएई पहला कंट्री था जिसने अब्राहम अकॉर्ड साइन किया था और इसराइल को रिकॉग्नाइज किया था। पहले इसको लोग रिकॉग्नाइज नहीं करते थे, पहले लोग फिलिस्तीन को रिकॉग्नाइज करते थे पर इसको नहीं करते थे। लेकिन इसराइल ने क्या किया है कि धीरे धीरे फिलिस्तीन को पूरा खत्म कर दिया है, तो इसराइल को अब लोग रिकॉग्नाइज करने लगे हैं, तो जाके ये ग्रुप बन गया है। वैसे भी इसराइल टेक्नोलॉजी में काफ़ी आगे है, इंडिया का अच्छा पार्टनर भी है डिफेंस में।
तो क्या क्या, अगर ये क्वाड जो बना है ये क्यों बना है, कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है इसके? तो एक था अब्राहम रिकॉर्ड, जिसमें यूएई समेत बहुत सारे कंट्रीज ने इसराइल को रिकॉग्नाइज कर लिया है कंट्री एज अ कंट्री। और तुर्की का जो डोमिनेंस है अपने आस पड़ोस के क्षेत्र में, उसको काउंटर करने के लिए भी इसको बनाया गया है। और तीसरा है कि जो चाइना का जो चल रहा है अपना एशिया में जो मोनोपोली चल रहा है, उसको काउंटर करने के लिए भी ये बनाया गया है। ठीक है, और याद रखेंगे चीज़ को, आगे बढ़ते हैं। ये फोटो आप देख रहे हैं ना, यही है एंटोनियो गुटरेस, जो यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल है, बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है ये। ठीक है, यूएन डे अभी मनाया गया 24 अक्टूबर को। इसकी स्थापना हुई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1945 को, ताकि दोबारा कोई वर्ल्ड वॉर ना हो। ठीक है, हाँ, तो थीम इसका इस बार का रखा गया है कि बिल्डिंग बैक टुगेदर फॉर पीस एंड प्रोस्पेरिटी, यही से रखा गया है, ताकि वर्ल्ड वॉर के बाद जो भी है पीस बना रहे और प्रोस्पेरिटी हो, क्योंकि कोरोना अभी भी खत्म हुआ है, ताकि जो भी कंट्री आपस में लड़ाई ना करें, आपस में सब कुछ मिलजुल करके चले आगे। 1947 में जो है ना, इसका चार्टर बनाया गया था। जब इंडिया आज़ाद हुई थी ना, उसी साल यूएन का चार्टर बनाया गया था। उस चार्टर के तहत ही, जैसे हमारा देश का क्या संविधान है, उस संविधान मतलब क्या होता है कि कानून है, लॉ है, जिसके तहत सारी चीज़ें होती हैं देश में। वैसे ही यूएन का जो लॉ है जिसपे वो काम करता है, वो है यूएन चार्टर, जो कि 24 अक्टूबर 1947 को ही अडॉप्ट किया गया था। ठीक है, तो उसी चार्टर के बेस पे यूएन काम करता है। तो और जितने भी कंट्रीज हैं, उसी के बेस पे उसको ज्वाइन भी कर सकती हैं जो चार्टर को फॉलो करती हैं। ठीक है, चलिए, इसके सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटरेस। नेक्स्ट न्यूज़ आप, अच्छा चलिए एक मैप में देख लेते हैं ज़रा। यहाँ पे आप देख रहे हैं यूएन यूएन की बात की जा रही है, और यहाँ पे इंडिया, यूएसए, इजराइल, यूएई की बात की जा रही है। तो यहाँ इंडिया रहा, यहाँ पर इजराइल है। ठीक है, यहाँ पे इजराइल है, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ डैश देखिए इजराइल लिखा हुआ है। इंडिया हो गया, इजराइल हो गया, यूएसए आपको पता ही है यहाँ पर है। और एक और कंट्री है यूएई, आप यहाँ पे देखो यूएई, ओमान के ठीक ऊपर यूएई पड़ता है। ये सारी कंट्रीज है। आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड बैंक ने अभी भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जो आया करता था हर साल, उसको बंद कर दिया गया है। क्यों बंद किया है? क्योंकि कोरोना में जो रिपोर्ट्स लाया था उसने पूरा का पूरा गलत साबित हुआ। कोई कहीं से कोई मतलब उसका हाथ पैर पता नहीं चला कि क्या है भाई, सही है रिपोर्ट की गलत है, किस हिसाब से बनाया है कि नहीं बनाया। क्योंकि इंडिया का जो रैंक था 63 था 190 कंट्रीज में। ठीक है, कुछ कुछ कंट्रीज का रैंक ज़्यादा था, पर देखा जाता है तो इंडिया का इकोनॉमी बहुत ख़राब था, फिर भी इतना अच्छा रैंक कैसे आ सकता है, इसलिए इस पे कुछ सवाल खड़ा किया गया। उसके बाद से इसको डिसकंटिन्यू किया जा रहा है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। तो वर्ल्ड बैंक के बारे में मैंने यहाँ पे दे रखा है कि ये प्रोवाइड लोन एंड ग्रांट्स प्रोवाइड करती है कंट्रीज़ को, जो मिडिल इनकम कंट्रीज़ है ना, लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़ को, जो गरीब कंट्रीज़ हैं उनको। हेडक्वार्टर इसका वाशिंगटन डीसी में है। और इसका प्रेसिडेंट, ये फोटो आप देख सकते हो ना, डेविड मालपास, ये बिल्डिंग मैंने दिखा रखा है वर्ल्ड बैंक का, जो कि वाशिंगटन में है। फाउंड किया गया था 1944 में ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के द्वारा, है ना, यूएस में। तो ठीक है, ये सब चीज़ आप देख लोगे। फाउंडर कौन कौन से हैं इसके? तो जॉन मेनार्ड केन्स एंड हैरी डेक्स्टर वाइट, ये दोनों इसके फाउंडर हैं। तो आप याद रखेंगे केन्स एंड वाइट दोनों इसके फाउंडर हैं। आगे बढ़ते हैं। चिल्ड्रन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, ये अभी अभी जारी किया गया है यूनिसेफ के द्वारा। तो जहाँ चिल्ड्रन आता है तो चिल्ड्रन के बारे में तो यूनिसेफ ही देखता है, जिसमें इंडिया का रैंक है 26 आउट ऑफ 192 कंट्री। ठीक है, so this rank it ranks country based on the children exposed to climate and environmental shocks such as cyclone and heat waves। साइक्लोन, हीट वेव्स और क्लाइमेट, जो भी उसकी वजह से जो भी इफेक्ट हो रहा है कंट्रीज पे, उससे बच्चे कितने अफेक्टेड हैं, उसका डाटा पब्लिश करती है ये यूनिसेफ, जिसमें इंडिया का रैंक है 26। तो देख लेते हैं यूनिसेफ के बारे में। तो यूनिसेफ का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। हेड है इसके हेनरिटी H4। प्रेसिडेंट जो है इसके वो है अच्छा, प्रेसिडेंट है इसके टोरे हैट्रम। टोरे हैट्रम। फाउंड किया गया था 1946 में न्यूयॉर्क में। और सब्सिडियरी है यूनिसेफ। फाउंड किया गया था, फाउंडर्स जो भी हैं इसके, वो है यूएनजीए और लुडविक रुचमैन। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है यूएनजीए, यूएन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। इसी के सब्सिडरी में आता है यूनिसेफ। और मैं नीचे दे रखा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, क्योंकि चिल्ड्रन के बारे में बात की जा रही है तो क्लाइमेट रिस्क आता है, तो क्लाइमेट एक्शन को सुधारने की बात भी की जाती है 2030 तक एसडीजी गोल्स में। तो आप 13 नंबर पे देखोगे एसडीजी
सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 13वां जो बोलता है वो कहता है कि क्लाइमेट एक्शन, मतलब क्लाइमेट के अगेंस्ट जो भी हम लोग दुरुपयोग उनका कर रहे हैं क्लाइमेट का, उसको हमें रोकना चाहिए ताकि क्लाइमेट सही जगह पे आए। और ये जो भी चीज़ें एक्सपोजर हो रही हैं बच्चों का, लोगों का, जो भी लोग मर रहे हैं, क्लाइमेट रिफ्यूजी बन रहे हैं, वो चीज़ें कम हो। तो मैंने यहाँ पे गोल्स वापस से दे रखे हैं, 17 के 17 गोल्स, आप एक बार देख लेंगे, याद हो जाएगा। ब्लैक सी के बारे में देख लेते हैं क्योंकि न्यूज़ में भी है। तो जो ब्लैक सी है उसके चारों तरफ, एक तरफ यूक्रेन पड़ता है, रोमानिया, बुल्गारिया, टर्की, है ना, फिर जॉर्जिया, रशिया, ये सब चीज़ें हैं। यहाँ पे ये पड़ता है क्रीमिया, जिस पे अभी रशिया का ये है पूरा। ब्लैक सी एक ऐसा जगह है, एक्चुअली नाम तो सी है, पर ये एक्चुअली पूरा लैंडलॉक टाइप का है ना। सी ऑफ एजोब और सी ऑफ मार्मरा के बीच पड़ता है ब्लैक सी। इसमें ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ही कम होती है यहाँ पर। यहाँ पे एजियन सी है और ब्लैक सी को मिलाने वाला है सी ऑफ मार्मरा, और डेंडेलियन स्ट्रेट भी यहीं पड़ता है ये, ठीक है। तो सारे के सारे स्ट्रेट एक बार देखते रहेंगे आप लोग तो चीज़ें याद रहेंगी। ब्लैक सी, आगे बढ़ते हैं। और ये मैं कुछ सवाल दे रहा हूँ, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि बिहार के पहले सीएम कौन थे और वे कब तक सीएम रहे। सवाल नंबर दूसरा है कि बिहार हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है और हाईकोर्ट में कुल कितने जज हैं फिलहाल, और बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल कौन है। आप इन सवालों का जवाब कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और हमको मेल भी कर सकते हैं। दोनों तरीके से मैंने यहाँ पे दे रखा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बताते हैं कि ये जो हमारा लेक्चर है, बिहार के बारे में पूरी न्यूज़ आपको मिलती है यहाँ से, इंडिया के बारे में भी मिलती है, और इंटरनेशनल जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं वो सब दिया जाता है और पूरा डिटेल तरीके से दिया जाता है, ठीक है। पूरा एग्जाम फोकस्ड रहता है। और आपको सीरीज पसंद आ रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें, और जो भी जिसको ज़रूरत है उसको चीज़ें ज़रूर बताएं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।